हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टेंथ का जी हाँ टेंथ वाले भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि सबसे अलग है। और आप लोगों को इसका क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरा पूरा सेशन एकदम जो है कंप्लीट किया जाएगा। जी हाँ, पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पूरे पूरे ज्वाइन करके आप लोग और पूरे सेशन से जुड़े रहिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग जो है आज सोशल साइंस का मॉडल शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा एक नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था तब फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय थे। ठीक है, कौन थे? नेपोलियन तृतीय थे। उसके बाद देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन जो है आप लोगों का इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में शुरू हुआ था। उसके बाद देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया था। समझे ना? कब किया गया था? तो 1832 में। किसको? तो यूनान को क्या था? एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई। काबूल की मृत्यु, जी हाँ, काबूल की मृत्यु 1862 में हुई थी। ठीक है, 1862 में हुई थी। उसके बाद देख लीजिए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। समझे ना? इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, कह रहा है कि बार एंड पीस किसकी रचना है। जी हाँ प्यारे भाइयों, बार एंड पीस किसकी रचना है? तो याद रखना है हमें, लियो टॉल्स्टॉय का रचना है। किसका है? लियो टॉल्स्टॉय का। ठीक है प्यारे भाइयों, एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी एकदम दबा दीजिए, ललका मन हो जाएगा हल्का। जी एकदम दबा दीजिए। जी बिल्कुल एकदम एक एक लाइक भी ठोक दीजिए आप लोग। चलिए देखिए, आगे की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। कहने का मतलब बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था। तो नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है प्यारे भाइयों, कब हुआ था? नवंबर 1917 में। एक बार में दिमाग में हटा लेना है। ठीक है, ताकि जो है अब की बार हम 95 पार से कम नहीं लाएंगे। ठीक है, अब की बार 95 पार से कम नहीं आना चाहिए। तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद है लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना जो है उसका गठन किए थे ट्रोट्स्की जी। कौन किए थे? ट्रोट्स्की। कौन? ट्रोट्स्की। क्या किए थे? लाल सेना का गठन किए थे। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई? जी हाँ प्यारे भाइयों, 9 नंबर देख लीजिए। जी हाँ, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु जब हुई थी वो तिथि थी 1924। कब हुई थी? 1924। जी 1924 में हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद देख लीजिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच में हुई थी। तो जर्मनी एवं रूस के बीच में हुई थी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है रूस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, जर्मनी बाद में रूस पहले, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ठीक है, ब्रेस्टो लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए, उसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो किसने और कब की? ऐसे तो 1913 में हुआ था और किए थे लला हरदयाल जी। ठीक है, 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना और किए थे कौन? लला हरदयाल जी। ठीक है, तो 1913। ठीक है, लला हरदयाल जी, ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, देखिए आप लोगों को जो है याद कर लेना है, लला हरदयाल जी 1913 में किए थे गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, और कब किए थे? तो 1913 में। देखिए इसी टाइप का है, देखिए गुरदयाल दिया हुआ है ना, गुरदयाल सिंह जी। तो आप लोग गलती मार दीजिएगा अगर ना पता रहे तो, इसलिए कंफर्म रूप से इसको याद कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए, उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, अब देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता जो था किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1916 में। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जी बिल्कुल एकदम एकदम एक बार में याद कर लेना है। ठीक है प्यारे भाइयों, एक बार में याद कर लेना है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया।
देखिए, असहयोग जब आंदोलन हुआ था उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो याद रखना है 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम सही सही सटीक मारते चलेंगे हम लोग। चलिए देखिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था कब और किस शासक के समर्थन में हुआ था? जी, शुरू हुआ था, जी हाँ, एकदम देखिए, एकदम तुर्की के समर्थन में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के बीच में हुआ था, समर्थन में हुआ था, और 1920 में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ प्यारे भाइयों, देखिए भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन था? कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन था? जी हाँ, तो ये 25% था। कितना था? 25%। अब मेरे ख्याल से लगभग अब है 16% हो गया है। ठीक है, 16% हो गया है, 16 पॉइंट कुछ है। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन का विस्तार है, यानी कि कहने का मतलब कि वन का स्थिति यानी कि जो नापदंड हुआ है उसके अनुसार वन का विस्तार यानी कि कितने दूरियों में है। ठीक है, कितने दूरियों में है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, वन का। चलिए देखिए, उसके बाद पहले जब शुरू में किया गया था 1700 कुछ ईस्वी में जब अनुमानित किया गया था तो 57% वन था। ठीक है, जिसके कारण आदिवासी ज़्यादा हुआ करते थे, अब जो है कम गया है। देखिए, उसके बाद है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? बिहार में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? जी, तो बिहार में अभी जो है, अब भी जस्ट वन यानी कि उसी समय के अनुसार जो है अभी 18 डी क्या 5% है। ठीक है, बिहार में सिर्फ 5% है, और अब जो है कटाई उटाई करके 3% हो गया था। उसके तत्पश्चात अब जो है पौधा लगाने की प्रतिक्रिया 2015 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए, उसके बाद देख लीजिए अभी जी, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? जी हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम 75%। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो देखिए, आदिवासी, मैंने कहा ना, आदिवासी जो क्षेत्र थे उसमें वन्य क्षेत्र ज़्यादा होते थे, क्योंकि वो जो है वन में रहने वाले जीव होते हैं। उनसे न मतलब होता है ना, तो बंदर भी नहीं जीत पाता है, क्योंकि उनके जैसा भाग दौड़ करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो दोस्तों इसको याद रखना है हमें, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप लोगों को ले चलते हैं कि आप लोगों का जो है स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, तो एक बार लेके चलते हैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल की तरफ, और आप लोग देखिए और उससे जो है कुछ ज्ञान लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए चलते हैं हम लोग। जी हाँ भाइयों, तो हम लोगों को आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आकर सर्च करना है स्टडी सिलेबस। क्या करना है? सर्च स्टडी सिलेबस। क्या? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। क्या सर्च करना है? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है, सर्च कर लेना है, और उसके बाद जो है इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का आप लोगों को जो है आएगा। ठीक है, इंटरफेस इस प्रकार का आएगा। इस पर क्लिक करके इसको खोल लेना है। खोलने के बाद देखिए आप लोग, जी बिल्कुल एकदम खोलने के बाद देखिएगा आप लोगों का 10th है जी, 10th है। अगर इंटर वालों को चाहिए तो इंटर वालों का भी यहाँ है, 10th वालों को चाहिए तो 10th वालों का भी, 11th वालों का, IIT JEE सब, एयरफोर्स नेवी सभी के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल रख दिया गया है। क्लास 12th आर्ट्स का भी है, तो आप लोग 10th वाला खोल लीजिए जी, और ऐसा प्रचार है उसको बंद कर दीजिए। अब देख लीजिए आप लोग जी, देखिए साइंस है, साइंस का PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी का, मैथ का, रसायन, संस्कृत, इंग्लिश सभी का डाउनलोड आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, जी बिल्कुल एकदम, देखिए BSV साइंस क्वेश्चन वायरल है ना 2022 में जो हुआ था, वो आप लोगों का आंसर यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आप लोग आइए एक बार जरूर से जरूर विजिट कीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री क्वेश्चन, जी बिल्कुल एकदम, यहाँ पर क्लिक कीजिए, कहीं भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर भी दे दिया गया है, आप लोग यहाँ पर पूरा मिला सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर एक बार जरूर से जरूर विजिट कीजिए आप लोग 10th वालों के लिए। और हाँ, आप लोगों को अगर मन करे कि हम क्यूज करें,
क्या करें, क्यूज करें। तो आप लोग आइए यहाँ पर एकदम नीचे की ओर जाइए जी, एकदम नीचे की ओर जाइए और देखिए जी, टेस्ट, टेस्ट में जाना है, एकदम नीचे की ओर कहाँ जाना है, टेस्ट में। देखिए 10 जनवरी 10, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, एकदम नीचे की ओर जाइएगा और क्लिक कर लीजिएगा। और दम है ना तो 25 में 15 सही करके दिखाइए, तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। स्टार्ट पर मारिए और स्टार्ट पर मारिए। देखिए पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर मारिए। देखिए पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में, एकदम सही हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट मारिए। नेक्स्ट मारने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो जी हाँ, किसका, तो ये आप लोग आइए और क्लिक कीजिए और फटाफट लगाइए, ये आप लोगों को करना है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए आप लोगों को हम लोग सेशन की तरफ ले चलते हैं एक बार फिर से। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो था 20 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर स्टडी सिलेबस प्रवीणकुमार.com पर जाइए और वहाँ पर जाकर डेली टेस्ट लगाइए, अपना स्टडी मटेरियल लीजिए। जी हाँ, अगर रिजल्ट एडमिट कार्ड कुछ भी लेना है तो न्यू अप टू डेट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 150 खनिज पाए जाते हैं। कितना, 150 खनिज पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, इनमें से कौन लययुक्त खनिज का उदाहरण है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, तो जी हाँ, मैग्नीज जो होता है लौहयुक्त खनिज होता है, ठीक है। मैग्नीज क्या होता है, लौहयुक्त खनिज होता है। चलिए देखिए, बिल्कुल एकदम, चलिए देखते चलिए, एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक देखिए गर्दा गर्दा हो जाएगा, तो एकदम 450 नंबर जी, अब की बार 95 पार जी, बिल्कुल। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है जी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का कराया जाएगा, संस्कृत सभी का कराया जाएगा। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो धात्विक खनिज समझते हैं ना, धात्विक खनिज जी, धात्विक खनिज के कहने का मतलब है कि कुछ धातु होना चाहिए, धातु का गुण होना चाहिए, ठीक है, कुछ धातु का, ठीक है। तो धात्विक खनिज का उदाहरण है तो जी ग्रेफाइट है, ठीक है। धात्विक खनिज को क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए, किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है, तो किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है, तो आप लोग जानबे करते होंगे, तो लोहा, लोहा जो है उद्योग का जननी माना जाता है, यानी जननी मतलब मम्मी या पप्पा कहिए, जनक कहिए, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, लौह अयस्क का एक प्रकार है, जानते हैं ना, लौह अयस्क लिंगानाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, कौन है जी। तो कहेगा आप लोगों का लौह अयस्क का प्रकार बताने के लिए, तो हम है टाइट, लोहा कहता है ना कि सबसे ज़्यादा हम है टाइट, तो हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट हो गया, जो हम है टाइट, लोहा का अयस्क हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद देख लीजिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम। चलिए देखिए, कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई। देखिए पंचायती राज प्रणाली है ना, किस समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया, जी हाँ, तो किस समिति के, तब बलवंत राय मेहता के समिति के अनुशंसा पर, ठीक है जी, पंचायती राज को चालू किया गया। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, क्या कह रहा है, तो क्या कहता है, तो कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई तो सबसे पहले राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में जी पंचायती राज लागू हुई, तो कब हुई जानते हैं कि ना, तो 2 अक्टूबर 1959 को जी, सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, याद रखना है, कब, तो राजस्थान में, कब, तो 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। प्रथम राज्य है जो कि पंचायती राज लागू किया था। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्न में से सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, कहाँ लागू की गई, तो देखिए आ गया ना क्वेश्चन जी, एकदम नागौर, जो कि राजस्थान का पंचायत है, ठीक है, राजस्थान राज्य में पंचायत है, नागौर पंचायत में सबसे पहले जो है पंचायती राज शुरू किया गया था। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्न में से किस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ किस राज्य को, तो जी हाँ, जम्मू कश्मीर को हुई थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर को हुई थी। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। अब ये 30 नंबर क्या कहते, तो कहता है कि जी एकदम खोपड़िया में हटा लेना है जी, भारत में सर्वाधिक लोग निम्न में से किस भाषा को बोलते हैं जी। सेट आप लोगों से भी मरवाएंगे हम जी, बिल्कुल एकदम, रोज रोज एवरीडे एक लाइव क्लास आपके लिए होगा, तो आप लोग आइए और सेशन से जुड़े रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कीजिए। देखिए भाइयों, कि भारत में सर्वाधिक लोग निम्न में से किस भाषा को बोलते हैं, तो देखिए भारत में जो होता है, सर्वाधिक लोग जो होते हैं भाषा बोलने वाले, वो अधिक हिंदी बोलते हैं, ठीक है, अधिक हिंदी बोलते हैं, ठीक है।
देखिए उपभोग्य आय कहलाता है, उपभोग्य आय जो होता है क्या कहलाता है जी, तो वैयक्तिक आय जोड़ वैयक्तिक आयकर, ठीक है, वैयक्तिक आय और जोड़ वैयक्तिक आयकर, ठीक है, ये दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है, वैयक्तिक आय या वैयक्तिक आयकर हो सकता है, ठीक है, तो याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जीडीपी में योगदान का सही क्रम है। अब देखिए जीडीपी में योगदान का सही क्रम कौन हो सकता है, तो तृतीय क्षेत्र सेवा, जैसे तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा का क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र होता है, उसके बाद प्रारंभिक क्षेत्र होता है, ठीक है, पहले सेवा का, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्रारंभिक, ठीक है, प्राथमिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जी हाँ प्यारे भाइयों देखते चलिए, कह रहा है कि व्यक्तिक आय का सही सूत्र है। तो देखिए व्यक्तिक आय जो होता है ना उसका सही सूत्र क्या हो जाएगा जी, व्यक्तिक आय का सही सूत्र क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिक आय का सही सूत्र हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, सामाजिक सुरक्षा संबंधी कटौतियाँ, निगम कर जो अवितारित लाभ जो हस्तांतरित राशियाँ, ठीक है, तो हम लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का एक नागरिक अमेरिका में किराए रेंट पर एक दुकान चला रहा है, किराए से प्राप्त आय कहलाएगी, किराए से प्राप्त आय क्या कहलाएगी, तो जी हाँ कहीं भी अगर किराए से आय प्राप्त होता है तो उसे जीडीपी आय कहेंगे, कि अमेरिका का जीएनपी आय, ठीक है, अमेरिका का जीएनपी आय कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के रूप में कब अपनाया गया। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के रूप में कब अपनाया गया, तो इसको कब अपनाया गया था, जी हाँ इसको कब अपनाया गया था, तो 1867 में अपनाया गया था, ठीक है, 1867 में अपनाया गया था, जी हाँ बिल्कुल एकदम 1867 में वित्तीय वर्ष के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, ठीक है, कानून कब लागू किया गया, सूचना का अधिकार जो कानून बना वो कब लागू किया गया, तो अक्टूबर 2005, ठीक है, अक्टूबर 2005, ठीक है, अक्टूबर 2005। उसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन है हमारा जी भाइयों, एकदम गर्दा उड़ा देना है। देखिए क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो जी हाँ दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 15 मार्च को मनाया जाता है, जी हाँ प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद देख लीजिए एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है हम लोगों का अगला क्वेश्चन, जी हाँ प्यारे भाइयों देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, उपभोक्ता का जो है संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986 में किया गया था, कब किया गया था, 1986 में। चलिए देखिए उसके बाद है स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, किस मान्यता चिन्ह का, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, जी हाँ 40 नंबर देखिए एकदम, देखिए इसका जो होता है हॉलमार्क होता है, ठीक है, सोना अगर लेने जाते हैं या चांदी तो हॉलमार्क देखा जाता है, ठीक है, स्वर्ण आभूषणों की जो होता है परिशुद्धता हॉलमार्क के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए एक बार आप लोगों को फिर से वो दिखा दूं जो कि आप लोगों को बहुत जरूरी है स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। जी हाँ प्यारे भाइयों, तो हम लोगों को आना है गूगल पर सर्च मार देना है या बोल देना है जी, ये बोलते ही ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों का, क्या आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा, देख लेना है, तो इसको क्लिक कर देना है, इसको क्लिक करने के बाद देख लीजिए, इसको क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद देख लीजिए आप लोग, जी हाँ आप लोगों को 10th का चाहिए, 12th जो भी चाहिए, IIT JEE सॉल्यूशन विद पेपर जो भी चाहिए आप लोगों को, 10th का चाहिए आप लोगों को, 10th का ना चाहिए तो 10th वाला यहाँ है, देख लीजिए है ना, यहाँ क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सभी का दे दिया गया है, ठीक है, मैथ संस्कृत सोशल साइंस ऑल बोर्ड रिएक्शन एजुकेशन VVI ऑब्जेक्टिव PDF है 10th का, यहाँ भी देख सकते हैं, रासायनिक सूत्र तथा व्यापारिक नाम यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, जहाँ मन जाकर आप लोग 10th वाला में घुसिए,
और जाकर देख लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोग आइए यहाँ पर डाउनलोड कीजिए PDF। जी हाँ जी, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर से जरूर करिए। ठीक है, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।